हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड स्टूडियो में। दोस्तों मेरा नाम है तरुण कुमार। दोस्तों हमारी जो क्लासेस चल रही थी, जैसे हमने आपको बताया था कि हमारी जो क्लासेस चलेंगी दोस्तों वह चलेंगी, जैसे हमने आपको बताया था कि संडे यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को हम आधुनिक भारत का इतिहास आपको अच्छे से यानी विस्तार पूर्वक संपूर्ण समग्र अध्ययन के साथ आपको बताएंगे। और बृहस्पतिवार और गुरुवार यानी बृहस्पतिवार और शुक्रवार यानी बृहस्पतिवार चाहे कहें या चाहे गुरुवार कहें, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को हमारा जो क्लास चलेगा दोस्तों वह संपूर्ण वनडे एग्ज़ाम, चाहे वीडियो, लेखपाल, एसएससी, सीजीएल, 10+2, बैंकिंग या जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, सी टेट पेट का जितने भी संपूर्ण वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, उस वनडे एग्ज़ाम को ओरिएंटेशन से हम आपको संपूर्ण सामान्य अध्ययन सब्जेक्ट के अनुसार टॉपिक वाइज आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में जो है दोस्तों हमने आपको जो लाइव आके रखे हम आपको बताते थे। आज नेटवर्किंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, इसीलिए हवा भी बहुत ज़्यादा चली, इसीलिए हमें लगा कि नेटवर्क बहुत ज़्यादा फॉल्टिंग है, तो हम रिकॉर्डेड वे में आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। हमने आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र बताया था, और हमने आपको जो है प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास बताया था। इसी क्रम में हमने कुछ क्लासेस पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का लिया था, जो भी आपके परीक्षा को ओरिएंटेशन से महत्वपूर्ण थे, जहाँ से प्रश्न बनने की प्रायिकता बहुत ज़्यादा रहती, वो पोर्शन लेने का प्रयास किया था। एक दो क्लास और लेंगे, पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र खत्म हो जाएगा, 2 या 3 क्लास लेंगे और तो आधुनिक भारत का इतिहास उस वे में तैयार हो जाएगा, जहाँ से आपके प्रश्न पूछने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी या संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। आइए आज हम जो भारत का संवैधानिक विकास जो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो परीक्षा होती है दोस्तों आपको ग्रुप डी, वीडियो, लेखपाल, एसएससी, सीजीएल, एसएससी 10+2, ये हम थोड़ा सा जो पहली क्लास आपको संविधान की आज रिकॉर्डेड वे में देने का प्रयास कर रहे हैं, ये हम थोड़ा सा आपको जो है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, डेट हैं, थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराने का प्रयास करें। केवल आप उस तिथियां और उस डेट को जानते रहें। हो सकता है कभी अगर इस तिथियों से या इस डेट से सवाल पूछ ले या 2-3 तिथियों को दे दे, उसका मिलान करने के लिए दे दे, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। फिर उसके बाद हम आपको इन जो भी टॉपिक हैं उनकी जो तिथियां हैं उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन आपको करते हुए और बताते हुए चलेंगे। जैसे हम आपको बताएं दोस्तों कि जो भारत में जो संवैधानिक विकास पढ़ाया जाता है, हाँ, तो जो भारत में संवैधानिक विकास पढ़ाया जाता है, तो संवैधानिक विकास कहाँ से पढ़ाया जाता है? दरअसल यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास से या मध्यकालीन भारत के इतिहास या किसी राजा के संवैधानिक विकास से नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि जो मध्यकालीन विचारधारा थी और जो प्राचीन भारत की विचारधारा थी, जो भी रजवाड़े होते थे उनका जो राजनीतिक प्रभुत्व होता था, हाँ दोस्तों, तो राजनीतिक प्रभुत्व उनका तलवार करती थी। तो जिसकी तलवार में जितना ज़्यादा धार होता था, जिसकी जितनी ज़्यादा युद्ध लड़ने की कौशलता जिसके अंदर होती थी, तो राजनीतिक निर्णय वही करते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने 1757 में तलवार के दम पर ही तो बंगाल को जीता, 1764 में बक्सर का युद्ध यानी 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध जीतने के बाद इन्होंने बंगाल पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। उस समय का बंगाल का मतलब आज का पूरा बांग्लादेश, पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा बिहार, कुछ हिस्सा उत्तरी हिस्सा उड़ीसा का, और बिहार, झारखंड, इतना पूरा स्टेट को जोड़ दिया जाए और एक देश को जोड़ दिया जाए, इतना बड़ा बंगाल था। इस पर अंग्रेजों ने पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया 1764 में बक्सर के निर्णायक युद्ध से। तो अब अंग्रेज जो वहाँ पर जिस नियम कानून से शासन चलाते हैं, शासन प्रशासन की देख रेख करते हैं, एक संवैधानिक विकास के अंतर्गत एक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो व्यापारिक कंपनी थी, जो अंग्रेजों के यहाँ जो जो बौद्धिक चेतना से मतलब जो व्यापार वाणिज्य में बहुत ज़्यादा प्रवीण थे, उन लोगों के द्वारा जो व्यापारिक कंपनी भेजा गया था महारानी एलिजाबेथ के ने स्वीकृति से, है दोस्तों, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो उन्होंने स्वीकृति दिया था, तो वो जो व्यापारिक मंडल जो व्यापार करने लोग आए थे, उन्होंने जब परिस्थितियों का आकलन करते हुए जो है बंगाल को जब अपने नियंत्रण में स्थापित कर लिया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो व्यापारिक कंपनी जो भारत में शासन कर रही है, उस लहजे में हम आपको बताने का ये प्रयास करेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण चार्टर पेश किए गए थे, तो हम आपको थोड़ा सा उसे बताने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि जब ब्रिटेन की क्राउन यानी ब्रिटेन के महाराजा या महारानी ने जब भारत के शासन और प्रशासन की बागडोर पूरा का पूरा
अपने हाथों में समेट लिया, यानी पूरा का पूरा ब्रिटेन के हाथ में चला गया, ब्रिटेन की संसद के हाथ में चला गया, तब उस समय जो अधिनियम आए थे या भारत शासन अधिनियम आया था उन्हें बताने का प्रयास करेंगे। तो क्योंकि दो भाग हैं, दो खंड है, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ हम उसे पढ़ेंगे, दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ था हम उसे पढ़ेंगे। जैसे आप जानते रहिए, कभी अगर मिलान करने के लिए दे दे दोस्तों तो हो सकता है आपको यहाँ से प्रश्न गलत हो जाएंगे, क्योंकि ग्रुप डी, वीडियो, लेखपाल, एसएससी सीजन जैसी परीक्षाओं में कि अगर परीक्षा देने जाते हैं, अगर आपसे यहाँ से पूछ ले 4 अधिनियम का नाम दे दे, पूछे इसमें से कौन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत है और कौन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था, तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। लेकिन जो है सबका प्रभुत्व या नियंत्रण कहीं न कहीं ब्रिटेन की संसद ने ही नियंत्रण स्थापित कर रहा था, लेकिन पूरा जिम्मेदारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ था, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, चार्टर एक्ट 1793 में आया था, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। इसे जानते रहिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन की संसद ने 6 महत्वपूर्ण चार्टर पेश किए थे, जिसके अंतर्गत एक प्रकार से कहीं गाइडलाइन जारी किया जाता था ब्रिटेन की संसद के द्वारा कि आप इस तरीके से शासन करिए, प्रशासन व्यवस्था चलाइए। तो वो वही जो गाइडलाइन जारी किया जाता तो उसी को चार्टर कहा जाता था। तो हमने आपको बताया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, यानी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय विलियम पिट्स, उनके नेतृत्व में। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट आता था 1793, चार्टर एक्ट 1813, हाँ दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। ये इतने चार्टर आए थे ब्रिटेन की संसद के द्वारा, सुझाव गाइडलाइन जारी किया गया था कि इसी के अंतर्गत आप इन मुद्दों को रखते हुए आप शासन प्रणाली अच्छे से चलाइए। हम इन चार्टर एक्टों को विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करेंगे, हम आपको एक सीक्वेंस देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपसे अगर कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ ले सीक्वेंस में, ताकि आप अच्छे से उस चीज़ को टेकल कर लें, हैंडल कर लें। और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा संवैधानिक विकास, जैसे 1853 में जो चार्टर आया था, और 1858 18 में क्यों आ रहा है दोस्तों, क्योंकि 1857 में भारत में एक रिवोल्ट, विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप हमने आधुनिक भारत के इतिहास में विस्तार पूर्वक अच्छे से बताया है, 4 से 6 वीडियो में लगभग संपूर्ण आंदोलनों को अच्छे से बताया था, आप वहाँ पर जाकर अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन जैसे ब्रिटेन क्राउन ने जब 1857 के बाद जो है पूरा का पूरा नियंत्रण जो है भारत का शासन और प्रशासन के नियंत्रण जो है क्राउन यानी ब्रिटेन के महाराजा ने अपने हाथों में ले लिया था। अब उनके द्वारा जो नियम बना के भेजा जा रहा है उसी को कहा जा रहा है दोस्तों ब्रिटिश क्राउन के द्वारा संवैधानिक विकास। यानी अब जो ब्रिटेन के महाराजा हैं वह जो है नियम कानून बना करके भेज रहे हैं, उसके द्वारा जो शासन चलाया जा रहा है उसी को कहा जाता है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास भारत में। जैसे इनके द्वारा भारत शासन अधिनियम आया था 1858, इसी भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ही जो है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बना दिया गया था। गवर्नर जनरल के पद से हटा करके उनको वायसराय बना दिया गया था, तभी इतिहास में कहा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। और भारत परिषद अधिनियम 1861 आया था। अब इसी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो है दोस्तों थोड़ी बहुत चुनावी प्रक्रिया भी, यानी जो चुनाव होने की प्रक्रिया भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत परिलक्षित होने का प्रयास करती है। और फाइनली जो है भारत परिषद अधिनियम 1892 में भी लक्षण इसके अच्छा खासा दिखाई देने लगते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 आया था, और भारत परिषद अधिनियम 1909 आया था, यानी चुनावी लक्षण जब इस तरीके से जब आगे बढ़ते हैं तो ये जो है बांटने वाला नियम कानून भी धीरे धीरे फूट डालो राज करो वाली कंडीशन भी आ जाता है। लेकिन आप जानते रहिए इसी को जो है दोस्तों पार्लियामेंट्री सुधार कहा जाता है 1909 को, भारत परिषद अधिनियम 1909 को। और भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है दोस्तों, तो 1919 को। और भारत शासन अधिनियम 1935 को, इसे ही भारत का लघु संविधान कहा जाता है। कहा यह जाता है कि जब भारत का संविधान बना था तो लगभग 60% या 62% जो भी अनुच्छेद थे, जो भी जानकारियाँ थी, वह इसी 1935 के अधिनियम से लिया गया था। तो इसी को जो है 1935 को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। तो ये हमने आपको थोड़ा सा वो बताने का प्रयास किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ था, और फिर उसके बाद 1858 से जो ब्रिटेन की
क्राउन या कहें ब्रिटेन के महाराजा के अंतर्गत जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ था, हमने उसका सीक्वेंस बताया। दोनों 6-6 हैं, आप जानते रहें। हो सकता है कभी अगर सीक्वेंस पूछ ले तो आपके प्रश्न ताकि गलत न हो। अब जो आपके लिए डेट है, तिथियां हैं, महत्वपूर्ण हैं, आप उसे जानते रहिए। जैसे क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को आया था। क्रिप्स मिशन यानी जो क्रिप्स था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, उसी के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन आया था। कारण क्या था दोस्तों? अब यही देखिए 1942 का टाइम पीरियड है, गांधी जी अपने एकदम उफान पे हैं, है दोस्तों। और जो भारत में जन क्रांति वाली जो घटनाएं हैं, यानी लोगों के अंदर जो जन चेतना था, क्रांति को लेकर के, स्वतंत्रता को लेकर के, बंधुत्व को लेकर के, भाईचारा को लेकर के और शोषणकारी प्रवृत्तियों के खिलाफ प्रहार करने की जो चरम सीमाएं थी, वो इस समय इतना ज़्यादा एक्टिव थी कि लोग अंग्रेजों के अंतर्गत रहना, जीना पसंद नहीं करते थे, अंग्रेजों को इस कदर पसंद नहीं करते थे। इसीलिए स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो है दोस्तों एक क्या कहें सुझाव भेजा गया था कि ताकि आप हमारी बातों को मान जाए, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तो हम आपको जो है स्वायत्ता दे देंगे। वो स्वायत्ता किस प्रकार का था, ऐसे वैसे जो हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन आप यहाँ पे जानते रहिए। आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्स मिशन कब आया था? 22 मार्च 1942। ऐसे जैसे 3-4 योजनाओं का नाम दे देगा और उनका सीक्वेंस दे देगा आपसे पूछने के लिए। तो आप ग्रुप डी वीडियो लेखपाल की परीक्षा अगर देने जाएंगे, एसएससी सीजीएल पेटूट की परीक्षा देने जाएंगे, तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न अगर 3-4 को दे दे और मिलान करने के लिए दे दे, सीक्वेंस दे दे, तो आपके प्रश्न गलत हो सकते हैं। आप जानते रहिए, खाली डेट जानते रहिए। जैसे क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को आया था। जब यह क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया, तब वेबल योजना आया था 4 जून 1942 को। वेबल योजना 4 जून 1942 का आया था। वेबल साहब भी यही प्रलोभन देने का प्रयास किए कि पहले आप प्रथम विश्व युद्ध में हमारी मदद करिए, हम उसके बाद जो है आपको स्वायत्ता देंगे। और वो स्वायत्ता किस प्रकार के देंगे, कैसे देंगे, ये जीतने के बाद उनके ऊपर डिपेंड किया जाएगा। हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने इस प्रकोप को झेला था। जैसे गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट की उपाधि दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था तो उस समय भारतीय जो सेना थे, भारतीय लोग थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर अंग्रेजों के तरफ से युद्ध किए थे। लेकिन गांधी जी को लगता था कि प्रथम विश्व युद्ध में हम अगर अंग्रेजों की मदद करेंगे तो अंग्रेज जो है बदले में हमें स्वराज्य देंगे। और अंग्रेजों ने क्या दिया? अंग्रेजों ने क्या दिया? जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, अंग्रेजों ने दिया क्या कि स्वराज्य देने के बजाय जो कुछ स्वतंत्रता था उसी को जो है इन्होंने एक, जिसे कहते हैं ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील वाला जो कानून था, नाम नहीं हमको याद आ रहा, वो दिए। यानी पूरी की पूरी स्वायत्ता ही समाप्त करने का प्रयास किए, वो कुचक्र चलाने का प्रयास किए। जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता भारतीयों को मिल रही थी उसे भी दबाने का रॉलेट एक्ट, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना हथियार रख सकते हैं, ऐसा एक्ट लाने का प्रयास किया। तो गांधी जी वहीं पर बिफर जाते हैं, तो पूरे आक्रामक रूप में आते हैं। तो जैसे आप समझिए कि 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया था, वेबल योजना 4 जून 1942 को आया था। इन दोनों का मेन पर्पज वही था कि आप हमारा प्रथम विश्व युद्ध में मदद करिए, फिर उसके बाद हम आपको स्वायत्ता देंगे। क्या देंगे, कैसे देंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। भारतीयों को लेकर के संशय था। भारतीय लोग भी इनके वादे से, इनकी बातों से बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र नहीं थे। तो अब उसी जब ये सारी योजनाएं फेल होती हैं, क्रिप्स मिशन और वेबल योजना, तो फिर उसी के बाद फिर शिमला सम्मेलन होता है 25 जून 1945 को। खाली डेट जानते रहिए। शिमला सम्मेलन मतलब हिंदू मुसलमानों को बुला करके जो उनके बीच आपसी मतभेद था, हाँ दोस्तों, उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि अब पाकिस्तान की जो मांग होती है दोस्तों, वह धीरे धीरे बहुत ही प्रचंड रूप से, प्रखर रूप से मुस्लिम लीग उठा रहा था। तो इनके बीच मतभेद भी बढ़ता चला जा रहा था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। उन्हीं बातों को सम्मेलन बुलाया जाता है 25 जून 1945 को, जिसे शिमला सम्मेलन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की जो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी होती है, यानी जो गर्मी के दिनों में, है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन जो राजधानी होती है वह शिमला होती थी। जैसे अंग्रेज जो है ठंडे प्रदेश के रहने वाले होते थे, जब उत्तर भारत में गर्मी प्रचंड रूप से बढ़ने लगती थी तो यह लोग जो है शिमला की साइड तक चले जाते थे, जहाँ पर मौसम ऑलमोस्ट बहुत ही ठंडा रहता था। तो 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन होता है। बात यहाँ पर भी नहीं बनती है क्योंकि मनाया ही नहीं जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद फाइनली आता है कैबिनेट मिशन 22 जनवरी 1946 को। आप इसे जानते रहिए दोस्तों। कैबिनेट मिशन आया था 22 जनवरी 1946 को पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। हाँ दोस्तों, उसमें एक व्यक्ति यह भी था, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी था, लेकिन पैथिक लॉरेंस
इसका अध्यक्ष था, है दोस्तों, एवी अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, तीनों लोग थे। तो जो कैबिनेट मिशन आया था 22 जनवरी 1946 को, इसका मेन काम था कि कैबिनेट मिशन के द्वारा एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए। तो संविधान सभा इनके द्वारा गठन, इन संविधान सभा का गठन भी होता है। और संविधान सभा का जब गठन होता है तो उसी समय जो है दोस्तों, आप जानते रहिए, एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। कब? 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। और 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अंतरिम सरकार में जो है भारत के सर्वे सर्वा के रूप में, कहें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी लेते हैं एक प्रकार से, हैं दोस्तों। लेकिन अभी इनको प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया गया था, खासकर राष्ट्रमंडल विदेश मामले का पदभार संभाला गया था। लेकिन डेट जानते रहिए, 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू शपथ लेते हैं। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाती है। यानी पहले प्रस्ताव भेजा गया था कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हो। मुस्लिम लीग ने पहले मना कर दिया था। जब मुस्लिम लीग ने मना कर दिया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू शपथ ग्रहण कर लिए, सरकार को अच्छे से चलाने लगे। तो मुस्लिम लीग अलग थलग रह गई। मुस्लिम लीग को लगा कि नहीं, सरकार में शामिल होना चाहिए। फिर वो कांग्रेस में, वो कहें जो अंतरिम सरकार थी इसमें शामिल हुई। मुस्लिम लीग का मेन पर्पज यह था, कामों में रोड़ा डाला जाए, अड़ंगा डाला जाए, पैसे जो है कांग्रेस ताकि पॉपुलर न हो पाए, उसे जो है बदनाम किया जाए। इसी के मद्देनजर मुस्लिम लीग कामयाब भी होती है। क्यों कामयाब होती है? जैसे हमने यहाँ पर ये डेट बताया, जो वो डेट आप जानते रहिए। जैसे क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942, बेबल योजना 4 जून 1942, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945, कैबिनेट मिशन 22 जनवरी 1946, अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946, 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू का शपथ और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। 4 नाम दे देगा और उसका डेट देगा मिलान करने के लिए। आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण इतना फैक्ट है क्योंकि जो अंतरिम सरकार 1946 में गठन हुआ था, अंतरिम सरकार जो 1946 यानी 24 अगस्त 1946 को जो अंतरिम सरकार गठन हुआ था, उसमें भारत के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे जगजीवन राम थे, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो इन लोगों को कौन कौन सा मंत्रालय मिला था, इसे जानते रहिए। हो सकता है कभी अगर परीक्षा में इनका मंत्रालय है, इनका नाम दे देगा और सामने मंत्रालय दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, मिलान करने के लिए दे देगा, आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे, आप नहीं जानते हैं, या एक ही ऑप्शन दे देगा तो आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। जैसे अंतरिम सरकार में अगर आपसे जैसे ही पूछ लिया जाए कि गजनफर अली को अंतरिम सरकार में कौन सा मंत्रालय दिया गया था, 4 ऑप्शन दे देगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह प्रसारण और राष्ट्रमंडल। आप नहीं जानते तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो अंतरिम सरकार ज़्यादा दिन तक तो नहीं चला था, लेकिन आप जानते रहिए उनका जो मंत्रालय मिला था, जैसे जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल और विदेश मामले मंत्रालय मिला था, सरदार पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय मिला था। आप जानिए, जैसे आज की डेट में कुछ लोग ये बताने का प्रयास करते हैं कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्यों प्रधानमंत्री बनाया गया। दरअसल दोस्तों, ये सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू किस पार्टी के हैं? सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो कांग्रेस के ही हैं ना। अब जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए, अब आज के डेट में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी को और अमित शाह को, अब 20 साल के बाद, 50 साल के बाद कोई ये एक एक्सेप्शन लेके आ जाए कि अमित शाह को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, क्यों मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसमें मोदी जी की कुछ चाल थी। मोदी जी अपने आप को सर्वे सर्वा बनना चाहते थे। मोदी जी तो 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने, अमित शाह को क्यों नहीं बनाए। हो सकता है कल के लोग ये भी बताने का प्रयास करें, अमित शाह जो है जब प्रधानमंत्री के पद संभाल रहे थे तो अमित शाह जेल में थे, अमित शाह को जो है प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। अमित शाह का संघर्ष बहुत ज़्यादा था। अब मोदी जी को प्रधानमंत्री, आज के 50-60 साल पहले, 50-60 साल बाद लोग ऐसी प्रतिक्रिया करने लगे। तो दरअसल यहाँ पर सरदार पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री क्यों बने, इसका प्रश्न का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ये समझ जाइए कि आज की डेट में अमित शाह को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, जबकि 3 बार लगातार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अमित शाह क्यों प्रधानमंत्री नहीं बने। क्यों? क्योंकि दोनों लोग एक ही पार्टी के हैं। तो वैसे उस समय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ही पार्टी के हैं, एक ही सदस्य हैं। उनका मेन काम एक ही पार्टी का, तो आप कैसे डिनाई कर सकते हैं दोस्तों? कैसे आप उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, कैसे आप उन्हें एक दूसरे को लड़ा सकते हैं। ये केवल जो ओछर राजनीति करते हैं उनको जो है मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसी बातें कर देते हैं दोस्तों, ताकि अपने अंदर जो कमियां न ढूंढ करके वो दूसरे के घर में झांकने का प्रयास करते हैं।
अब देखिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल और विदेश मामले मंत्रालय दिया गया था अंतरिम सरकार में, सरदार पटेल को गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था, जान मथाई को उद्योग नागरिक और आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया था, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया था और CH भाभा को कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया गया था, लियाकत अली खान को वित्त विभाग दिया गया था। ये लियाकत अली खान जो था ये मुस्लिम लीग का था। अब ये कोई भी मामला आता था पैसे ही नहीं देता था, कहता था पैसे ही नहीं है, सारे कार्य जो है रुक जाते थे, अड़ंगा डाल रहा था। तो लियाकत अली खान को वित्त विभाग दिया गया था, अब्दुल रब नस्तार को डाक, वायु और रेलवे संचार विभाग दिया गया था, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला विभाग दिया गया था, आई चुंदरीगर को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था, गजनफर अली खान को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था, योगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया गया था। ये बताने का हमारा तात्पर्य है, कुछ लोग हो सकता है अंतरिम सरकार 1946 में अगर आपसे पूछ ले कि कौन विधि मंत्रालय था, कौन किसे विधि मंत्रालय प्राप्त था अंतरिम सरकार 1946 में, तो आप सटासट सारे लोग जो है अंतरिम सरकार में किसे विधि मंत्रालय मिला था तो आप सारे लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मार देंगे, जबकि अंतरिम सरकार में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोई मंत्रालय नहीं मिला था। है दोस्तों, कांग्रेस ने उन्हें कोई मंत्रालय नहीं दिया था अंतरिम सरकार के गठन में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभी तटस्थ थे। हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्टेटमेंट भी आया था इस अंतरिम सरकार में कि यह जो है एक देश का संविधान है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। उनका स्टेटमेंट कुछ प्रतिक्रियावादी स्वरूप का था। है दोस्तों, अब आइए ये जानते रहिए, हो सकता है अगर कभी यहाँ से पूछ ले तो प्रश्न आपके गलत ना हो। अब 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के संसद ने, या कहें जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लाइमेट इटली, जो कि एक लिबरल पार्टी के थे यानी लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अब चुनाव जो हो रहा था, चुनाव प्रचार जब कर रहे थे तो उन्होंने यह घोषणा किया था कि यदि लेबर पार्टी सत्ता में आएगी तो वह जो है क्या करेगी दोस्तों, लेबर पार्टी सत्ता में आएगी तो वह जितने भी उपनिवेश हैं उन्हें स्वतंत्र कर देगी। इन्होंने घोषणा भी किया था। तो इसी के तहत 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट इटली ने घोषणा किया कि 3 जून 1948 से पहले हम भारत को छोड़ देंगे, यानी अंग्रेज भारत को छोड़ करके चले जाएंगे। कब? 20 फरवरी 1947 को इन्होंने घोषणा किया कि 30 जून 1948 से पहले अंग्रेज भारत को छोड़ करके कहाँ जाएंगे? इंग्लैंड चले जाएंगे। और माउंटबेटन योजना कब हुआ था दोस्तों? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी। क्या था दोस्तों? भारतीय स्वतंत्रता, फिर उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था। ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, इसका मेन पर्पज यही था दोस्तों कि यह जो है भारत और पाकिस्तान का, इसी के तहत आगे जो है माउंटबेटन को जो है वायसराय बनाया गया था। इसका मेन पर्पज यह था कि भारत और पाकिस्तान का अच्छे से बंटवारा कर दिया जाए। लेकिन 3 जून 1947 को एक घोषणा होती है कि भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य रहेंगे और इसमें तबादला-ए-आबादी की बात नहीं कही गई थी। यानी 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन घोषणा हुआ था दिल्ली वायसराय हाउस में, उसमें यह बताया गया था भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य होंगे, लेकिन राज्य में तबादला-ए-आबादी की बात नहीं किया गया था। अब ये तबादला-ए-आबादी की बात क्या थी कि जो हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो हिंदू पाकिस्तान में रह सकते हैं, और जो मुस्लिम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वह मुस्लिम हिंदुस्तान में रह सकते हैं। हाँ दोस्तों, तबादला-ए-आबादी की बात नहीं हुई थी, लेकिन मुस्लिम लीग इसके पहले इतना खून खराबा कर चुका था दोस्तों कि परिस्थितियाँ इतना ज़्यादा विकराल हो चुकी थीं कि रहना तो बात ही छोड़ दीजिए, दंगे फसाद भी शुरू हो गए इसी के तहत। हैं दोस्तों, तो कहने का तात्पर्य हमारा ये था कि 4 जून 1947 के ब्रिटिश संसद में यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 को संसद से स्वीकृति मिल गया और 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान 2 स्वतंत्र अधिराज्य की स्थापना हो गई थी। यानी 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य बन गए थे। दोस्तों, ये था, हमने आपको बताने का प्रयास किया अच्छे से। अब आइए, जब भारत स्वतंत्र हो गया, अब यहाँ पर आप समझिए, जब भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया, तो 1947 में जब स्वतंत्र हो गया, अब स्वतंत्र भारत का जो प्रधानमंत्री बन रहा है उसे, यानी जो भी भारत के प्रमुख व्यक्ति हैं, जो भारत की सरकार बन रही हुई है, उन सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग मिला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा विभाग मिला था, इस विभाग को आप समझने का प्रयास करिए। यानी जितने भी लोग थे, क्योंकि स्वतंत्र भारत के मंत्रालय में स्वतंत्र भारत के जो मंत्रालय बांटा गया था, अब इसमें डॉक्टर भीमराव
अम्बेडकर आ जाएंगे। क्यों? अंतरिम सरकार में योगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्रालय थे, लेकिन स्वतंत्र भारत में जो 1947 में जो स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल गठन हुआ, उसमें विधि मंत्रालय किनके पास आ गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास आ गया। यही दो अंतर था, हमने आपको बताने का प्रयास किया। जैसे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रमंडल विदेश और वैज्ञानिक शोध किनके पास था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। सरदार पटेल के गृह, सूचना, प्रसारण और राज्यों के मामले किनके पास थे? इन्हीं के पास थे दोस्तों। मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास शिक्षा मंत्रालय था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। डॉक्टर जॉन मथाई के पास रेलवे एवं परिवहन था। डॉक्टर आर.के. सठमुख चिट्टी के पास वित्त मंत्रालय था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास विधि मंत्रालय था। जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय था। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय था। राजकुमारी अमृता कौर के पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। C.H. भाभा के पास वाणिज्य मंत्रालय था। रफी अहमद किदवई के पास संचार मंत्रालय था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय था, और B.N. गाडगिल के पास कार्य, खनन, ऊर्जा मंत्रालय था। ये जो महत्वपूर्ण मंत्रालय थे, हमने आपको अंतरिम सरकार के मंत्रालय उन किन्हें मिला था वो बताया, और स्वतंत्र भारत में जो मंत्रालय गठन हुआ था वो कौन कौन से व्यक्तियों को कौन कौन से मंत्रालय मिला था वो भी बताने का प्रयास किया, क्योंकि प्रश्न यहीं से आते हैं। प्रश्न बहुत ही हाच पाँच वाले कंडीशन के होते हैं, और आपके प्रश्न गलत होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। अब आइए, एक समिति गठित हो रही है जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है, उसी को कहा जाता है प्रारूप समिति। अगर कभी आपसे पूछ ले कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और संविधान सभा के विकास का जो चरण है दोस्तों, वह 3 चरणों में हुआ था। संविधान सभा का विकास, संविधान सभा का विकास की बात कर रहे हैं, न कि संविधान के विकास की बात कर रहे हैं। संविधान सभा का विकास 3 चरणों में हुआ था, जबकि संविधान का जो निर्माण हुआ था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हुआ था। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में हुआ था दोस्तों, संपूर्ण संविधान का। तो जो संविधान सभा का जो प्रथम चरण चला था 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक, और संविधान सभा का दूसरा चरण जो चला था 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक, और संविधान सभा का जो तीसरा चरण चला था 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक। आप संविधान सभा के निर्माण का चरण है, आप इसको संविधान के निर्माण के चरण से मत समझिएगा। संविधान का जो निर्माण हुआ था वो मूलतः 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में ही हो गया था दोस्तों। ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तिथियां थी, हमने आपको उसे बताने का प्रयास किया। अब दोस्तों, एक महत्वपूर्ण कॉमन प्रश्न ये हो जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, क्यों जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। दरअसल आप इतना जान जाइए कि उस समय जो कांग्रेस थे, तो उस कांग्रेस के 2 ही महत्वपूर्ण लीडर थे। उस समय कांग्रेस के 2 ही महत्वपूर्ण लीडर थे, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसे आज के भाजपा के जो 2 महत्वपूर्ण लीडर हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो अगर आप ये समझने का प्रयास करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, तो आप सबसे पहले आप ये जान जाइए कि आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी को 3 बार प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया, अमित शाह को क्यों नहीं बनाया गया प्रधानमंत्री। जब आप इस सवाल का जवाब पा जाएंगे कि अमित शाह को क्यों नहीं बनाया गया प्रधानमंत्री, तो आप यह भी सवाल का जवाब पा जाएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों नहीं बनाया गया था प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि उस समय 2 ही स्तंभ थे, कांग्रेस के 2 ही महत्वपूर्ण लीडर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जैसे आज के डेट में भाजपा के 2 ही महत्वपूर्ण लीडर हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इतिहास को थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच के साथ समझेंगे तब आप समझ पाएंगे। बहुत बहुत आभार जितने लोग जुड़े थे। आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। जहाँ पर जाएगा क्लासेस आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मेरा नाम है सरोज कुमार। धन्यवाद दोस्तों।